हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर दलबीर सिंह। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वेश्चन या। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है मैंने यहाँ पे बोर्ड पे मेंशन कर दिया है कि एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो रिक्रूटमेंट है 2022 या 2022 के बाद में आने वाली जितनी भी भर्तियां होंगी उनके अंदर क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहेगा। क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी अब बड़े कंफ्यूज हैं और बार बार वो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ रहे हैं कि सर अब क्या होगा, मतलब रिटन टेस्ट के माध्यम से सिलेक्शन होगा या फिर एपीआई स्कोर के माध्यम से सिलेक्शन होगा। दोस्तों, ये बात नई भी नहीं है। एक्चुअल में ना फरवरी या मार्च के अंदर मैंने एक वीडियो बनाया था और उसके माध्यम से बताने की कोशिश की थी कि आने वाली जो भर्ती है वो एपीआई स्कोर के माध्यम से भी हो सकती है। और यदि आपने वो वीडियो मिस कर दी ना, आप आई बटन में जाइएगा और वहाँ पे वीडियो आपको मिल जाएगा, उसको भी आप देखिएगा और फिर इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अब ये मुद्दा क्यों नया हुआ है और क्यों हमारे सामने आया है, तो ये मुद्दा इसलिए नया हुआ है कि एक हरियाणा के अंदर एक संगठन है और वो संगठन कोई मतलब अनऑर्गेनाइज्ड या फिर आप ये कहें कि जो जॉब में नहीं है उनका संगठन नहीं है। जबकि हरियाणा के अंदर जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उनका एक एस्पायरिंग एसोसिएशन है जिसका नाम है हापा। अब हिंदी में इसको हापा कहते हैं, इंग्लिश में आप कहेंगे तो HA और PA आप इसको कह सकते हैं। तो ये संगठन एक्चुअल में क्या कह रहा है, ये ना अपना ऑब्जेक्शन नोट करवा रहा है और ये प्रमुख 2 आदमियों से अभी मिले हैं। जो चीफ मिनिस्टर के OSD हैं भूपेश्वर सिंह दयाल से ये लोग मिलके आए और भूपेश्वर सिंह दयाल ने क्या जवाब दिया उसकी तो बात करेंगे, परंतु इसी के साथ में जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं हायर एजुकेशन के अंदर आनंद मोहन शरण, उससे भी ये मिलके आए और उन्होंने जो अपना ऑब्जेक्शन नोट करवाना था और वो करवाना था कि 2022 और 2022 के बाद में जितनी रिक्रूटमेंट आ रही हैं उनमें किस प्रकार से जो प्रोसेस रहेगा, सरकार जो रिटन टेस्ट को त्यागने की कोशिश कर रही है और एक भारतीय एपीआई स्कोर के माध्यम से करने की कोशिश कर रही है, उस बारे में उन्होंने अपना एक ऑब्जेक्शन नोट करवाया। इसी के साथ में उन्होंने दूसरा ऑब्जेक्शन नोट करवाया फर्जीवाड़े का। और फर्जीवाड़ा किस में है, जो एक्सटेंशन लेक्चरर ऑलरेडी 57,700 या 500 रुपये पे जो लगे हुए हैं हरियाणा कॉलेजेस के अंदर, कि उनकी डिग्रियां काफ़ी ज़्यादा फेक हैं। उन्होंने कई बार ये बताने की कोशिश भी की कि कई लोग तो ऐसे हैं कि 1-1 और 1.5 साल में PhD करके आए हुए हैं, उनकी डिग्री जांच की जाए और जो लोग इनकैपेबल हैं यानी कि योग्य नहीं हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए। इस प्रकार की बात उन्होंने कही है। दोस्तों, आइए जान लेते हैं कि भूपेश्वर सिंह दयाल ने क्या जवाब दिया और अब ये अगली संभावना क्या बन सकती है कि अब रिटन टेस्ट होगा या एपीआई स्कोर के माध्यम से तैयारी करें, मतलब किस प्रकार से आप तैयारी करें। तो इसको पूरा देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी जो 2019 की जो भर्ती हुई है ना, 2019 की भर्ती के अंदर एक मुद्दा उठा है 37.5 का। 37.5 ये है क्या? 37.5 का मतलब है जो आपका एकेडमिक अचीवमेंट है या फिर आपकी खुद की परफॉर्मेंस क्या रही है 10वीं से लेके और D.Lit तक इसके अंदर है। इसी के अंदर ओलंपिक मेडल की भी बात है। और ओलंपिक मेडल की बात क्या है कि जिन कैंडिडेट्स ने ओलंपिक या फिर एशियन या फिर कॉमनवेल्थ गेम के अंदर मेडल जीते हैं, मैक्सिमम वो 6.5 नंबर इसके अंदर ले सकते हैं। मतलब ये कि 6.5 नंबर का मतलब है कि मैक्सिमम 6.5 नंबर इनके होंगे। जो बाद के अंदर लिस्ट आई, 3-4 लिस्ट ऐसी भी आई, HPSC की बात कर रहा हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर की, जिनके अंदर ये वाले जो नंबर हैं मतलब इनको हटा दिया जाए, यानी कि ओलंपिक मेडल मुश्किल से मिलेगा और मिलेगा तो कोई एक आध मिलेगा, सारे के सारे ओलंपिक मेडलिस्ट नहीं हो सकते या फिर एशियन या कॉमनवेल्थ गेम में मेडलिस्ट नहीं हो सकते। तो उनके 34 और 35 नंबर हैं। तो बार बार ना ये कंफ्यूजन हमारे सामने आ जाता है कि HPSC ने गड़बड़ की है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, घोटाला हुआ वगैरह वगैरह, कई सारी बातें हैं। और फिर बात आ जाती है कि रिटन टेस्ट की, क्योंकि HPSC हो या फिर मतलब पूरे इंडिया के अंदर कोई भी संस्था हो, आपको पता होगा कि वहाँ पे पेपर लीक को रोकना बड़ा मुश्किल हो रखा है। कहीं ना कहीं से पेपर लीक हो ही जाता है और फिर विवाद उठता है। और HPSC के अंदर तो जैसे अनिल नागर पहले पकड़े जा चुके हैं इसी मामले में कि उन्होंने पैसे वगैरह खा के, ऑफिस के अंदर करोड़ों रुपए मिले कि पैसे वगैरह खा के सारा गड़बड़ कर दिया। तो दोस्तों, इस सब को बचने के लिए, इस सब की जो मारामारी है, इस सब सारी जो बीमारी है, इसे बचने के लिए HPSC क्या चाहती है कि सिलेक्शन सीधा API से हो।
अब ये एपीआई क्या है? ये एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है। आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के माध्यम से आपका सिलेक्शन हो जाए। हालांकि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इससे रिलेटेड पहले एडवर्टीजमेंट दिया था, जैसे हम बता रहा था कि आई बटन में आप देखोगे तो आपको वीडियो मिल भी जाएगा। तो एपीआई स्कोर के माध्यम से करने में क्या दिक्कत है? देखिए, दो प्रकार की दिक्कत आती है। पहली दिक्कत क्या होगी? उन कैंडिडेट्स को दिक्कत हो जाएगी जिनके पास पीएचडी नहीं है एपीआई स्कोर के माध्यम से, क्योंकि यूजीसी क्या कहती है, जैसे मैं बात जो बता रहा था आपको कि भूपेश्वर सिंह दयाल जो मुख्यमंत्री के ओएसडी हैं, उन्होंने कहा कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 2022 या 2022 के बाद में होगा वो यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार होगा। अब यूजीसी की गाइडलाइन क्या है ये आपको जान लेना चाहिए। यूजीसी की गाइडलाइन ये कहती है कि चाहे आपका कॉलेजेज हो, मतलब आपके कॉलेजेज हो या फिर आपकी यूनिवर्सिटी हो, इन सब के अंदर आपका जो सिलेक्शन होगा वो एपीआई स्कोर के माध्यम से होगा। और यदि आपने वो देखा नहीं है तो आप स्क्रीन के ऊपर मैं थोड़ी सी इसकी झलक दिखा भी देता हूं। 2018 के अंदर रूल आया था कि मिनिमम क्वालिफिकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की क्या होनी चाहिए। 2018 के बाद में थोड़े थोड़े से अमेंडमेंट आते रहे हैं। जैसे आप बात करें कि 1 जुलाई 2021 में पीएचडी मैंडेटरी की थी, बाद में उसको अमेंड करके 2023 कर दिया, जो यूनिवर्सिटी लेवल की बात है। तो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में एपीआई स्कोर के माध्यम से सिलेक्शन होगा और यही भूपेश्वर सिंह दयाल जो ओएसडी चीफ मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं। तो ये तो मोहर लग जाती है। जो एचपीएससी चाहती है एक्चुअल में वही तो होगा। तो मतलब ऐसी बात है कि एचपीएससी, ऐसी तो बात नहीं है कि गवर्नमेंट के साथ डिस्कशन नहीं होगी। गवर्नमेंट के साथ डिस्कस होके तभी तो ये बात रूमर हो या फिर ये खबर पूरी तरीके से सील प्रूफ हो, ये बात तभी तो आई है। और यदि हापा इसके बारे में बोल रही है तो निश्चित तौर से धुआं नहीं, मतलब काफ़ी कुछ सब चल रहा है कि एपीआई स्कोर के माध्यम से आपकी रिक्रूटमेंट होने जा रही है। तो मैं आपको बता रहा था दिक्कत किसको है। दिक्कत दोस्तों, पहले दिक्कत उनको है जिनके पास पीएचडी नहीं है, क्योंकि कॉलेजेस के अंदर यदि आप जाते हैं एपीआई स्कोर के माध्यम से, पीएचडी के नंबर मिलते हैं 25, यूनिवर्सिटी के अंदर मिलते हैं 30। इसी प्रकार से नेट जेआरएफ की बात करें तो 8 नंबर मिलते हैं मैक्सिमम जेआरएफ के यूनिवर्सिटी में, और कॉलेज में मिलते हैं 10। फिर उसके बाद में रिसर्च पेपर वगैरह, मतलब मैक्सिमम नंबर एक्सपीरियंस के यहाँ पे 10 नंबर हैं। फिर उसके बाद में यदि बात करें कि आपके रिसर्च पेपर के 10 नंबर हैं, इसी प्रकार से 10-10 नंबर यहाँ पे हैं। तो ये मान के चलें जेआरएफ तो बराबर है, दोनों का कट जाएगा। ये नंबर हैं जो 25 और 20 45 और इधर है 50 यूनिवर्सिटी के अंदर, ये नंबर क्रॉस करने मुश्किल हो जाएंगे फ्रेशर कैंडिडेट के लिए, जो कैंडिडेट नया आया है मार्केट में। नया आया मार्केट में मतलब जिसने अभी पोस्ट ग्रेजुएशन की है, उसने जेआरएफ और नेट कर लिया और उसको बड़ा गर्व अपने ऊपर कि मैं जब पेपर में बैठूंगा मैं बिल्कुल फ्रेशर हूँ, नया हूँ, अभी पोस्ट ग्रेजुएशन की है, मेरी तैयारी टॉप पे है और मैं तो सिविल सर्वेंट भी बनना चाहता हूँ, मतलब उसकी भी तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं तो इसको क्रैक कर ही दूंगा। तो मतलब क्या है, उसको अपने आप पर बहुत ज़्यादा विश्वास है, जिसके कारण वो इसको क्रॉस भी कर सकता है, यानी कि पास भी कर सकता है और कॉलेज में लेक्चरर लग सकता है। परंतु यहाँ पे वो कैंडिडेट ज़्यादा खुश हैं जिन्होंने 5-5, 6-6 साल लगाए हैं रिसर्च में, फिर उन्होंने रिसर्च पेपर भी पब्लिश किए हैं। अब वो क्या चाहते हैं कि हमारी जो तैयारी 6 साल पहले थी जब हमने जेआरएफ किया था, वो 6 साल बाद या 4 साल बाद जब हमने पीएचडी पूरी कर ली, 4 हमने रिसर्च पेपर पब्लिश कर लिए, वो हमारी तैयारी तो रहेगी नहीं, क्योंकि रिसर्च करना अलग कंसेप्ट है और इसी के साथ में मतलब जेआरएफ करना अलग कंसेप्ट है, दोनों अलग कंसेप्ट हैं। और जेआरएफ मतलब जूनियर रिसर्च फेलोशिप का मतलब क्या है कि आप पीएचडी के लिए आपको स्कॉलरशिप मिल रही है, ये तो मतलब है जेआरएफ का। और जेआरएफ तो मोटिवेट कर रहा है कि आप रिसर्च करें, रिसर्च करने के बाद आपके पास जॉब नहीं है, तो दोनों में एक कॉन्ट्रेरी कंसेप्ट यानी कि कॉन्ट्रेरी एक डिस्प्यूट तो हो गया ना। और इस डिस्प्यूट में मतलब बात करें तो दोनों तरफ से नुकसान और दोनों तरफ से फायदे हैं। पीएचडी वाले कैंडिडेट अच्छा समझेंगे इसको, जबकि जो कैंडिडेट फ्रेशर हैं वो इसको नुकसानदायक समझेंगे। परंतु मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब एचपीएससी पूर्ण तरीके से तैयारी कर चुकी है इस बात के लिए कि वो अब आपका एपीआई स्कोर के माध्यम से
मतलब आपका सिलेक्शन करेगी। अब ये कहेंगे कि चांस कितने हैं, देखिए आज भी मुझे तो चांस ये लगता है कि 60% आपका रिटन टेस्ट होगा, 40% ही एपीआई स्कोर के माध्यम से होगा। अब ये बात कैंडिडेट्स के ऊपर है कि कितने कैंडिडेट सामने आते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे कहेंगे एपीआई स्कोर के माध्यम से तो दिल्ली के आ जाएंगे, फलां जाएंगे, बाहर के लोग बहुत सारे आ जाएंगे। अब वो क्या क्राइटेरिया इसमें बनाती है, हो यूजीसी के द्वारा जो एपीआई स्कोर दिया गया है, क्या एचपीएससी उसको अडॉप्ट करती है, क्योंकि एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में है, थोड़ा बहुत इसके अंदर मॉडिफिकेशन हो भी सकता है, या फिर कोई और क्राइटेरिया एचपीएससी लेके आते हैं और उसी पे डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन किस प्रकार से होगा। क्योंकि जो 37.5 का जो ये क्राइटेरिया था ना 2019 की भर्ती में जो अभी कंक्लूड हुई है, उसके अंदर तो रिसर्च के 1 या 2 नंबर ही दिए गए थे, यानी कि पीएचडी होल्डर के 1 या 2 नंबर। तो इस हिसाब से क्या लगता है आपको, आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा और मैं कमेंट का आपका जवाब देने की कोशिश करूंगा। परंतु मुझे जो लगता था, मैंने आपको बताया कि रिटन टेस्ट की संभावना अब भी 60% मुझे लगती है, 40% लगता है कि हो सकता है एपीआई स्कोर के माध्यम से आपका सिलेक्शन हो। दोस्तों ये था आज का टॉपिक जो मैं आपको बताना चाहता था कि भूपेश्वर सिंह दयाल इस बात पे मोहर लगाते हैं कि एपीआई स्कोर के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा एचपीएससी के अंदर। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।